अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जामी और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे चीनी सदर के तारीख़ी दौरा पाकिस्तान का, बिलखुसूस आज उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया और जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत हुए, जो चीन इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है पाकिस्तान में, उसमें कोल एनर्जी यानी कोयले से बिजली पैदा करने के भी 3 मनसूबे हैं जिन पर कुछ सवालात एतराज़ात उठ रहे हैं, उनका भी हम प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे और जिक्र करेंगे हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 77वें यौम वफ़ात का भी। और हुसैन हक्कानी साहब जो साबिक सफ़ीर रहे अमरीका में, उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक मजमून लिखा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लिखा है। अमरीकियों को मशवरा देते हैं कि वो पाकिस्तान को हरगिज़ किसी किस्म का असलहा फ़रोख्त ना करें। इस मजमून का तफसील से हम आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे, लेकिन शामी साहब सबसे पहले बात करते हैं मिस्र की। वहाँ से ताज़ा खबर है कि जो माजूल सदर हैं मुर्सी, उनको 20 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। देखें, खबर तो ये आ रही थी कि ये जो वहाँ की फौजी हुकूमत है, सीसी साहब, सीसी की, जनरल सीसी की, बल्कि फील्ड मार्शल हो चुके हैं, फील्ड मार्शल हो गए जी, वो उनको फांसी पे लटकाना चाहती है, मौत की सजा देना चाहती है। देखिए, इस वक्त जो मिस्र की हुकूमत है, उसके सबसे बड़े पुश्तीबान हमारे अरब भाई हैं बिलाशुबा, और सऊदी अरब उनमें पेश और 15 से 20 अरब डॉलर जो है वो इंजेक्ट किए जा चुके हैं अपना मिस्र की इकोनॉमी में। अब यमन में जो मौक़िफ़ है सऊदी अरब का और उसके अरब इत्तहादियों का, जिसके हम साथ हैं, कि जो हौसी कबाइल है और हौसियों ने बगावत की है एक कानूनी तौर पर कायम हुकूमत के खिलाफ। यानी जो सदर है अब्दुल रब्बू मंसूर हादी, उनकी हुकूमत के खिलाफ बगावत है, इसलिए इसको कुचलने का हक हासिल है। ठीक। और सऊदी अरब ने उसके लिए फदाई कार्रवाई भी की है। बिल्कुल। अब ताज़ा खबर यह भी है कि सऊदी अरब में फरमा रवा ने नेशनल गार्ड्स को भी यमन ऑपरेशन में हिस्सा लेने का बाकायदा हुक्म दिया, अभी तो थोड़ी देर पहले। इसका मतलब यह है कि सऊदी फौज जो है या सऊदी गार्ड्स जो हैं, वो यमन की तरफ कदम बढ़ाएंगे, अपेरेंटली तो यही मतलब, जमीनी कार्रवाई करेंगे। अगर इसका मतलब यही है, या बहरहाल कुछ देर में खबर ज्यादा खुल जाएगी, तफसील आ जाएगी। इस वक्त तक की खबर जो है उससे तो यही मालूम होता है कोई वो बनफ्से नफीस जाना चाहते हैं वहां अपने कदू में मुबारक के साथ। तो आप वो, तो मैं ये कह रहा था, देखिए ये जो सदर मुर्सी हैं, ये बाकायदा इंतखाबात के जरिए से, बिल्कुल इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, पहले मुंतखब सदर मिस्र के थे। बिल्कुल ठीक। इनके खिलाफ बगावत हुई फौजी और उसमें सैकड़ों अफराद कत्ल किए गए, मुजाहिरीन को मारा गया, लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चलाई गई, बच्चे औरतें निशाना बने। और फिर बर्बरियत की इंतहा यह है कि उसी सदर को गिरफ्तार कर लिया गया, उसी पर इल्जाम लगाकर कि उसने कानून शिकनी की। जुलाई 2013 में माजूल किया। और अब इल्जाम उन पर यह है कि जो एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो उसके जिम्मेदार थे। जी, मुजाहिरीन को गिरफ्तार और टॉर्चर करने के जुर्म में सजा सुनाई। गोया एक मुंतखब सदर को इख्तदार से माजूल करना और उसको जेल में भेजना, उसके खिलाफ बगावत का मुकदमा कायम करना, ये गोया ये तो जमहूरियत है, ये कानून की हाकमियत है और ये इंसाफ है। अब सऊदी अरब को और उसके हलीफों को इस बात पर खुद गौर करना चाहिए कि वो काम करे। यमन में अगर एक मुबहम कानूनी हुकूमत के खिलाफ बगावत की सजा वो है, तो फिर एक बाकायदा मुंतखब सदर जो है उसके खिलाफ बगावत की सजा क्या होनी चाहिए। एक सऊदी दानिश्वर मुझे ओमान में मिले थे, मस्कत में, पिछले दिन जब कॉन्फ्रेंस में गए थे। तो मैंने जब उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि शाह अब्दुल्ला के गिर्द कुछ ऐसे लोग आ गए थे, घेरा तंग किया हुआ था उन्होंने, जिसकी वजह से इस तरह के इक़दामात हुए और सऊदी अरब ने सपोर्ट किया। अच्छा, अब हालात बेहतर हो जाएंगे और जो उस वक्त बादशाह का सेक्रेटरी था उसको माजूल किया गया और खबर यह थी कि शायद उसका नाम भी ECL में डाला गया।
बादशाह सलमान की तरफ से, ठीक। लेकिन अभी तक किस तरफ कोई पेशरफ्त नहीं हुई। सऊदी अरब की ये अखलाक की जिम्मेदारी है, ये सियासी जिम्मेदारी है, ये कानूनी जिम्मेदारी है कि वो जनरल सीसी बल्कि फील्ड मार्शल सीसी का हाथ रोके और मिस्र में ये जुल्म बंद कराए और वहां भी कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन जो है वो तलाश किया जाए और इस बर्बरियत को रोका जाए। बिल्कुल ठीक है। और अब जिक्र कर, अब आइए अल्लामा इकबाल का दिन। हजरत अल्लामा इकबाल का। देखिए, अल्लामा इकबाल का आज 77वां यौम वफात है। बिल्कुल। आज के दिन वो रुखसत हुए थे और आज ऐवान इकबाल में जलसा था, तो वो आरिफ निजामी साहब ने उसकी सदारत मुझे सौंप दी। तो बड़े दानिश्वर वहां तकरीर करने आए थे और जब जलसा खत्म हो गया तो उससे मुनीब इकबाल जो उनके पोते हैं अल्लामा इकबाल के, वो आए। वो देर हुई, मज़ार इकबाल पर गए हुए थे, वहां उनको देर हो गई। तो उनके पास कुछ दस्तावेजात थी और एक खत था जावेद इकबाल साहब का जो अल्लामा के चेहलम के हवाले से उन्होंने लिखा था 20 मई 1938 को कि ये 27 मई को उनका चेहलम होगा और इसमें लोग जो है शिरकत फरमाएं। ये बड़ा तारीखी खत है। हाँ। और अगर आप इजाजत दें तो मैं ये इसकी इबारत भी थोड़ी सी पढ़ दीजिए। जी हाँ। और ये गालिबन पहली दफा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मंजर आम पर आ रहा है नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ता नजर के तवज्जुह से। उसके ऊपर लिखा है कि जावेद मंजर, न्यू रोड, लाहौर, 20 मई 1938। और मुखातिब करते हैं बुजुर्गवार मन थे और कहते हैं कि मेरे वालिद हजरत क़िबला डॉक्टर सर मोहम्मद अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ख़त्म चहलम बतारीख 27 मई 1938 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक बवक्त शाम करार पाया है। तिलावत कुरान पाक नमाज असर के बाद शुरू होगी। उम्मीद है कि आप ख़त्म में शरीक होंगे और तनावुल माहज़र से ममनून फरमाएंगे। फ़कत नियाज़मंद जावेद इकबाल साहब। ये एक तारीखी ख़त है। और इसी तरह मौलाना जफर अली खां की एक नज़्म भी थी जो उसने बरसिया मौलाना कि घर घर गई चर्चा है कि इकबाल का मरना इस्लाम के सर पर है क़यामत का गुजरना। तो वो उन्होंने अपने हाथ से उनके लिखी हुई थी, उसका अक्स भी था उनके पास। अच्छा। तो हजरत अल्लामा जो है पाकिस्तान का ख्वाब उन्होंने देखा और फिर आप देखिए आलम इस्लाम बल्कि आलम इंसानियत की वहादत का ख्वाब देखा। मैं जो मस्कत गया तो उनके मुफ्ती आजम से, उनके वजीर औकाफ से जो मुलाकात हुई तो उसमें इकबाल के अशार जो थे उनको अजबर थे। उनका अरबी तर्जमा बहुत खूबसूरत किया गया है। वो अशार मुफ्ती साहब तो लोगों ने बताया कि हर खुतबे में इनके इकबाल जो है रचा बसा होता है। और आप ईरान चले जाएं, अफगानिस्तान चले जाएं, वहां तो इकबाल लाहौरी कहते हैं उनको, जुबान से आम। तो इकबाल का जो पैगाम है वो वहदत का और इंसानियत का और तौहीद का पूरी दुनिया। आप ये कह रहे हैं कि सरहद किसी सरहदों के मातहत नहीं है, मातहत नहीं है, पूरा आलम इस्लाम उनका मुखातिब बल्कि आलम इंसानियत उनका मुखातिब। मजीद बात करते हैं हजरत इकबाल पे, लेकिन नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का। जिक्र कर रहे थे, मैं चाह रहा हूं गुफ्तगू कंप्लीट हो जाए हमारी। अब पाकिस्तान जो है, आज मैंने अपनी गुफ्तगू में भी कहा है वाने इकबाल में कि जो इकबाल की नज़्म है ना, बच्चे की दुआ, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमक की सूरत हो खुदा है मेरी, उस नज़्म को पढ़ जाइए, वही उसका पैगाम है, वही पाकिस्तान वो कायम करना चाहते थे। और ऐसा ही मुआशरा उनके पेश नज़र था जिसमें हम गरीबों की, ज़ईफ़ों की मदद करें, एक दूसरे का दुख बांटे और एक दूसरे के साथ अपने वसाइल बांटे। आज तो चीनी सदर ने भी उनका जिक्र किया। अच्छा देखिए, आज देखिए बड़ी तारीखी बात है कि चीन के सदर ने खिताब किया जो पार्लियामेंट में। मुझे वैसे एक बात पर दुख हुआ। वो क्या? कि हमारे जो स्पीकर साहब हैं, अयाज सादिक साहब, हाँ जी, उन्होंने जो गुफ्तगू की वो भी अंग्रेजी जुबान में। हाँ, ये तो कल से हम देख जो वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने खिताब फरमाया वो भी इंग्लिश में, कल भी और आज भी। नहीं, आज तो पार्लियामेंट में थे ना। और चीनी सदर ने हर मुकाम पर अपनी जुबान में गुफ्तगू की, चीनी, और वो अमेरिका में रह चुके हैं और उनको अंग्रेजी जुबान आती है, बिलाशुबा ऐसा ही है, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने अपनी जुबान इस्तेमाल की और उसका तर्जमा जो किया गया हमारे यहाँ वो भी अंग्रेजी में सुनाया जा रहा था, उर्दू में नहीं।
अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को कब ये अकल देगा कि वो भाई अगर आप अपनी बात उर्दू में करते और सदर के जो अल्फाज है वो भी उर्दू में तर्जमा करके लोगों तक पहुंचते, तो घर घर उनकी आवाज जाती बराह रास्त और दिलों तक पहुंचती, उन बात पे समझ दस्तक आती। देती। हाँ बिल्कुल। इनको ये पता नहीं है इन हुक्मरानों को कि यहाँ तो अंग्रेजी चैनल ही बंद हो चुके हैं यहाँ पाकिस्तान में। एक दो थे वो भी नहीं चल सके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी में नहीं चल सके थे, तो हाँ। कोई एक दिया जल ही नहीं सका कोई अंग्रेजी वालों का। तो ये कोई अवाम की जुबान जो है उसको बोलना सीख ले। अवाम के वोट लेते हैं, उनके जरिए इख्तदार तक पहुंचते हैं। अब ये सरदार अय्याज साहब, इनको खुदा खौफी करनी चाहिए और नवाज शरीफ साहब को भी। अच्छा, और ये एहसास से पता नहीं क्या क्या कहूं मैं इसको। बहरहाल नहीं। अच्छा, अब देखिए, अल्लामा इकबाल का हवाला चीनी सदर ने भी दिया कहते हैं 1930 में उन्होंने कहा था कि चीन बड़ी कुव्वत बनकर उभरेगा, और नवाज शरीफ साहब ने भी दिया। अच्छा। लेकिन नवाज शरीफ साहब के जो तकरीर नवीस हैं उनको ये मालूम तो होना चाहिए था कि आज यौम वफात है अल्लामा इकबाल का। तो वो जो बात चीनी सदर को हवाले से बात वहां से उठा सकते थे। उन्होंने आखिर में इकबाल का शेर पढ़ा, खोल आंख जमी देख, फलक देख, फजा देख, ऐसा ही है। और मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। तो जब मशरक से सूरज उभर रहा होगा तो फिर उसमें चीन भी उभरेगा और पाकिस्तान भी उभरेगा। ठीक। तो चीनी सदर ने जो अल्लामा इकबाल के शेर का हवाला दिया, गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, संभलने लगे, हमाला से चश्मे उबलने लगे। हमाला से चश्मे उबलने लगे। ठीक है, ये वो हवाला था जिसका जिक्र ये है। है। अच्छा अच्छा। जब ये अभी कम्युनिस्ट इनकलाब नहीं आया था, लेकिन वहां एक बेदारी की लहर, एक खुद शनासी की लहर उठ रही थी, तो इकबाल की आंखों ने देखा कि चीनी जाग रहे हैं और अब जो हमाला जो है उसमें चश्मे उबलेंगे और ये आबो हवा बदल जाएगी इस खत्ते की। बिल्कुल और ठीक। फिर आपने देखा कि खत्ते हमारी आबो हवा बदली। अब चीन और पाकिस्तान एक दूसरे की कुव्वत बने हुए हैं। हमारे दोस्त पीआईए के बहुत सीनियर अफसर रहे, डायरेक्टर के ओहदे पर रहे, सलमान जावेद, उन्होंने अभी मुझे, मैं आ रहा था तो फोन किया कि भाई 10 साल तक पाकिस्तान में पीआईए जो थी वो वाहिद राब्ता थी चीन के बाकी दुनिया से, दुनिया के दरमियान। बिल्कुल ठीक। और जो सिविल एविएशन है चीन की, उसको डेवलप करने में पाकिस्तान की यानी सिविल एविएशन ने बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया है। हम अपनी बातें भूल जाते हैं। और जो हमारे कैसेंजर हैं, हेनरी किसिंजर, उनका राब्ता भी जो हुआ था पाकिस्तान की उन्होंने तरफ से, अपनी मेमोइर्स में लिखा, अपनी किताब में लिखा है कि जब वो वहां पहुंचे, यानी रास्ते खुफिया तरीके से इस्लामाबाद के रास्ते, और चुअन लाई से मुलाकात की अलविदाई, तो चुअन लाई ने उनसे एक बात कही कि हमारा एक चीनी मुहावरा है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अच्छा, और वो क्या? उन्होंने कहा हम जिस पुल पर चढ़कर दरिया पार किया होता है हमने, फिर हम उसकी हिफाजत करते हैं। वाह, बड़ा तारीखी जुमला है, बड़ा पाकिस्तान के लिए तो ये उनका फख्र का बाइस है। और ये जो पुल है हमारे और आपके दरमियान, ये पाकिस्तान है बिलाशुबा। लेकिन शामिर साहब उनके इस दौरे नहीं, अब सर एक ठहर जाए। अब वैसे तो 71 में तो कैसेंजर और ये हमारे जो निक्सन साहब थे, उन्होंने भी कोशिश की पाकिस्तान की कुछ न कुछ हिफाजत करने की, लेकिन यहां जो याहिया खान साहब मुसल्लत हो चुके थे, उनका ख्याल था कि पुल हमने खुद ही तोड़ना है, तो तोड़ के रहे। यानी उस वक्त तो बहरहाल, लेकिन ये जो चीन का पैगाम है अमेरिका के नाम, ये भी आप देखें एक तारीखी अहमियत रखता है। बिलाशुबा। बड़ा खुशाइन दौरा था और जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया, JF-17 अंदर तैयारे वगैरह, लेकिन इतराजात भी कुछ उठ रहे हैं कुछ मुनसूबाजात के ऊपर। फॉर इंस्टेंस नहीं, एक बात अब जल्दी इस नाने का है, देखो उनकी तकरीर की दाद तो देना जरा। जो तकरीर उन्होंने की है उसका एक एक लफ्ज, हाँ बिल्कुल, एक एक लफ्ज जो है वो दिलों में उतरा है। और बिल्कुल ऐसा ही था मामला, अगरचे वो अंग्रेजी में तकरीर तर्जमा हो रही थी, बल्कि वो चीनी जुबान बोल रहे थे, लेकिन ऐसे ही बात थी कि आप समझे कि लोग जो थे वो दिल के कानों से उसको सुन रहे थे। जैसे वो बात बड़ी है ना कि कायदे आजम अंग्रेजी में तकरीर कर रहे थे, लेकिन असर खूब होता था और वो लोग सुन रहे थे। तो किसी ने पूछा कि वो जो आम आदमी जो बैठे हुए थे कि आप को समझ में आ रहा है जो ये कह रहे हैं? उनका समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन एक बात पता चल रही है
कि जो ये कह रहा है सच कह रहा है। सच कह रहे हैं। तो चीन के सदर की भी उसी इन हमाक से तकरीर सुनी गई और पाकिस्तानी कौम का एक एक फर्द समझता था कि जो शख्स ये कह रहा है ये दिल से बात निकल रही है और ये सच कह रहा है। वो खुद कह रहे थे पाकिस्तान आना मेरे लिए ऐसे जैसे मैं अपने भाई के घर आ है ना, और ब्रदर आयरन ब्रदर और एक अपना घर और फिर वही कि हमारे पहाड़ों से ऊंची, समंदरों से गहरी, शहद से मीठी और शहद से मीठी। तो अब ये जो चीन के और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो तो बस एक बड़े एक बंधा हुआ है, एक अटूट ये जो अंग है एक किस्म का हमारी दोस्ती जो है, तो इसको नाकाबिल शिकस्त है। तो अब आप बताइए कैसे। हाँ, मेरा मुद्दा ये था कि कुछ एतराज़ात उठ रहे हैं उन मनसूबाजात पर जिनका आगाज़ हो चुका या होने जा रहा है। फॉर इंस्टेंस जो कोयले से बिजली पैदा की जाएगी 3 मकामात पर, उसके हवाले से हमारे दोस्त भी कुछ शिकवा कर रहे हैं और कुछ नाज़रीन ने भी सवालात पूछे कि जनाब ये तो मौत को आवाज़ देने के मुतरादिफ है। जहाँ कोयले पर से बिजली पैदा होगी आसपास के जो इंसान है वो मौत की आगोश में उलझ जाएंगे। मच्छर काट जाए अगर तो आप उसको ये ना समझा करें कि कैंसर हो गया, ठीक है ना। और ये हमारे ये जो भाई बंद है ना, अब उनके बारे में क्या कहें। मैंने हमारे उस्मान शामी साहब जो हैं, जी हाँ, वो हमारे साथ लाइन पे भी उनको मैंने कहा था, वो क्योंकि चीन उन्होंने वहां से पढ़ा भी है और शंघाई में जो हॉल्ट बिजनेस स्कूल है उससे उन्होंने वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की है और रहे हैं वहाँ। तो मैंने कहा था जरा इसके थोड़ी सी तफसीर आप निकाल ले तो हम आपसे बात करेंगे। चलें उस्मान साहब, मेरे ख्याल आप हमारे साथ लाइन पे हैं, लेकिन मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ और इस बात को आगे बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और शामी साहब, उस्मान शामी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है और जैसा कि आपने बताया कि चाइना से इन्होंने आला तालीम हासिल की और चाइनी कल्चर्स और जो चाइना के बारे में जो हम बात करते हैं बिल्कुल जो सवाल उठाया कि कोयले से बिजली पैदा करने से नुकसानात होते हैं, इस मामले पर आज हम इनसे गुफ्तगू करने जाएं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये कहा जा रहा है कि 5 लाख अफराद सालाना चीन में कोयले से बिजली पैदा करने की वजह से मरते हैं और यही वजह है कि चीन ने कोयले से बिजली पैदा करना बंद कर दी है। तो क्या वाकई चीन बिजली हासिल नहीं कर रहा कोयले से? आप देखें, असल में जो पोल्यूशन का मसला है वो तो बड़ा जेन्युइन है चाइना में। अच्छा। और उसकी वजह भी ये है कि उनकी बहुत ज्यादा रिलायंस है कोल के ऊपर, इंडस्ट्री में भी और पावर जनरेशन है इसके अंदर भी। लेकिन लोग हमारे यहाँ अधूरी बात करते हैं। आप देखें, चीन के अंदर 7 लाख मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा होती है अभी भी कोयले से। देखिए तो कुल बिजली कितनी पैदा होती है चीन में? कुल तकरीबन 12 लाख मेगावाट। 12 लाख मेगावाट बिजली तो ये तो चाइना पैदा करता है। से ज्यादा होगी सर ये तो 7। और 7 लाख मेगावाट पैदा करता है कोयले से। हाँ, तकरीबन 7 लाख से भी ज्यादा है। इसी तरह इवन अमेरिका में, हालांकि वो जा रहे हैं क्लीनर एनर्जी की तरफ, लेकिन अभी भी तकरीबन 3 लाख मेगावाट पैदा होती है कोयले से। तो आप देखें, अगर जहाँ इतनी पैदा हो रही है वहां पे अगर 2-2.5 हजार मेगावाट जो है वो पाकिस्तान में अगर प्रोड्यूस होने लग गए एक्स्ट्रा कोयले से, तो आप खुद ही उसको कंपैरिजन कर लेंगे कितना फर्क पड़ जाएगा पोल्यूशन पे उसका। नहीं गोया मगर चीन ने क्या अब कोयले से बिजली पैदा करनी बंद कर दी है? नहीं, यही तो मैंने आपको बताया कि वो उनकी एक पूरी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है जो उनके आते रहते हैं। 5 ईयर प्रोग्राम होता है। अब जो इस दफा उन्होंने 12वां प्लान उनका है, उसके अंदर बेसिक चीज ये है कि उनका फोकस ये है कि छोटे जो प्लांट्स हैं कोल के वो ज्यादा इनएफिशिएंट हैं। जो पुराने हो गए हैं वो टेक्नोलॉजी पुरानी है और वो ज्यादा धुआं प्रोड्यूस करते हैं या पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। तो अब उन्होंने प्लान ये किया कि ये जो छोटे पावर प्लांट्स हैं इनको कंबाइन कर दिया जाए बड़े पावर प्लांट्स में जो कि नई टेक्नोलॉजी पे चलते हो और कम पोल्यूशन प्रोड्यूस करें। तो इसी तरह आप देखें, जो लोग बात करते हैं कि बीजिंग के पास उन्होंने अपने 2 प्लांट बंद कर दिए कोयले के और एक तीसरा है जो अगले साल बंद हो जाएगा। उसकी वजह यह कि बीजिंग में जो उसके करीबी इंडस्ट्रियल एरिया भी है बहुत बड़ा, जो बहुत वहां पे पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है, और दूसरा ये पावर प्लांट से। तो उन्होंने ये बंद करके अब वो मोस्टली लेके जा रहे हैं अपने ईस्टर्न साइड पे अपने मुल्क के, और वहां पे वो कहते हैं कि हम इसको कंसोलिडेट करेंगे इंडस्ट्री को। जो पहले जरूरत के मुताबिक छोटे छोटे प्लांट जगह जगह लगाए थे उसकी बजाय वो एरियाज फिक्स कर रहे हैं, उसके अंदर प्लांट लगाएंगे। वो बड़े कंसोलिडेटेड प्लांट होंगे, ज्यादा कैपेसिटी के होंगे, नई टेक्नोलॉजी के होंगे, जो कोयले पे चलने के बावजूद पोल्यूशन काफी कम
प्रोड्यूस करते हैं, जो कि चाइनीज हुकाम का कहना यह है कि 90% तक कम पोल्यूशन प्रोड्यूस होगी कोयले से ही बिजली बनाने के बावजूद। गोया पाकिस्तान में जो प्लांट लगेंगे वो नई टेक्नोलॉजी होगी। हमारी उम्मीद तो यही है, क्योंकि इस टाइम पे लग रहे हैं तो वो नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक ही लगेंगे और उसमें ये ख्याल रखा जाएगा। लेकिन आप देखें उसके बावजूद अगर आप कंपैरिजन करें, हम तो 2 से 3 हजार मेगावाट बिजली पैदा करना चाहते हैं जो नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं। तो आप खुद ही देख लेंगे जहां पे मुल्कों में 2-2, 3-3 लाख मेगावाट, एक जगह 7 लाख मेगावाट प्रोड्यूस हुई है कोयले से, तो कितना इम्पैक्ट आ जाएगा। इंडिया में भी तो हो रही है कोयले से पैदा बिजली। जी बिल्कुल, इंडिया में भी हो रही है। अच्छा, आप ये बताइए, दूसरी बात ये कही जा रही है कि ये जो चाइना जो है जो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, या ये कर्ज होगा या इन्वेस्टमेंट होगी या किस तरह होगा ये सारा? आपने कुछ देखा इसको? आप देखें, जितना मैंने इसको देखा मुझे समझ आई है, उससे तो मुझे यही मालूम हुआ है कि ये इन्वेस्टमेंट है और इसके अंदर जो है वो पाकिस्तान हुकूमत की गारंटी भी शामिल है। यानी उन्होंने उनको ये फिक्स कर लिया है जैसे जो बिजली होगी कि वो इस कीमत पर बिजली उनसे खरीद लिया करेंगे या इतनी बिजली वो उनसे खरीदेंगे। लेकिन आप देखिए, इसमें गौर करने की बात यह है कि हमारा मकसद ये तो नहीं होना चाहिए कि हमें कोई आके हाथ में पैसे पकड़ा दे कि ये काम कर लो। हमारा मकसद ये हमारी जरूरियात हैं, जैसे हमें सड़कें चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें बिजली चाहिए अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए। तो कोई हमें कोई खैरात में तो नहीं देगा कोई बंदा ये, अगर हमारे ऊपर कोई एहसान ही करेगा जो आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। और यहाँ पे क्योंकि आप देखें, अगर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है और जो दीगर मामला हैं, जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज हैं जो यहाँ आती नहीं है, यानी रुक नहीं करने को तैयार कोई हमारे मुल्क का। तो चीन का क्रेडिट ऐसे मौके पे ये है कि उसने ये जो है यानी तमाम तर खतरात के बावजूद या जो ऐसी सिचुएशन है, हालात है मुल्क में, उसके बावजूद उन्होंने ये फैसला किया कि इतनी बड़ी रकम जो है वो उसकी यहाँ सरमायाकारी की जाएगी। लेकिन उस्मान साहब, ये हमारे कई दानिश्वर तो ये कहते हैं कि जब तक कैश हमारे अकाउंट में नहीं आएगा और उसके बाद हम खुद कारखाने वालों को नहीं देंगे तो इसका मतलब यह है कि हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। आप देखें, उस चीज का नुकसान जो है वो हम अपनी तारीख में ही देख चुके हैं कि ज्यादा होता है जब कोई बंदा हमें कैश पकड़ा देता है। पहले यूएस एड का पैसा भी इसी तरह ही आता था कि हमें कैश पकड़ा दिया जाता था। अब आप देखिए, उन्होंने भी करप्शन को कट करने के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग कर दी है, यानी जहां प्रोजेक्ट लगना होता है वो उसकी फिजिबिलिटी तैयार होती है और उसके हिसाब से वो पेमेंट करते हैं या प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। ये तो एक बड़ी अजीब सी ख्वाहिश है कि कोई बंदा पैसे पकड़ा के चला जाए हाथ में। अच्छा उस्मान साहब, ये बताइए कि आप वहां रहे हैं तो पाकिस्तान का कैसे देखा आपने, कैसी मोहब्बत है पाकिस्तान से आम चीनी लोग जो है उनके अंदर? आपस में देखें, जो चीन की जो सोसाइटी है ना, वहां पे इंफॉर्मेशन का फ्लो इस तरह का नहीं है जिस तरह का पाकिस्तान में है। तो वहां पे ये जो आपकी लीडरशिप है उसके क्या जेस्चर्स हैं वो ये बहुत ज्यादा मानी रखते हैं। यानी पिछली मर्तबा मैं उधर ही था और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आए थे चीन के, तो उन्होंने जब यहाँ पे कहा कि हम जो है वो ब्रदर्स इन स्टील है, यानी आयरन ब्रदर्स हैं, तो वो जो है वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग जो मिलते थे वो कहते थे कि ये जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है और ये इतने सालों की दोस्ती, यानी उसका एक बड़ा इम्पैक्ट जाता है इस तरह की बातों का उनकी सोसाइटी के ऊपर। फिर दूसरा आप देखें, मैंने अक्सर देखा, एक दफा जैसे मेरे साथ एक फ्रेंड था मेरा, वो इंडियन था, हम एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने गए, तो जो बंदा वो सर्व कर रहा था हमें, वो हमसे पूछता है कि ये जो है कहाँ से हो तुम लोग? तो हमने उसको बताया, तो मुझे वो बार बार गले लगाए कि बाजिस्तान बोलते हैं, यानी पाकिस्तान को बाजिस्तान कहा जाता है यही जुबान में। कहता बाजिस्तान रन जो है ये यानी बहुत अच्छे हमें लगते हैं, और उसको वो करके ना वो इंडियन कहता तुम इंडियन हो, तुम परे हो जाओ, यानी इस तरह का एक आपको अवामी सतह पे भी एक बड़ा ठीक है। मगर ये बताएं कि वहाँ जो कल्चर, यानी चीनी सदर ने कहा है कि हमारा कल्चर जो है एक जैसा है, तो आपको कोई कल्चर में कोई मुमासरत लगी है चाइना के और पाकिस्तान के? आप देखिए, ये उन्होंने जो बात की है ये बेबुनियाद नहीं है। जो ट्रेडिशनल चाइनीज हैं, एक तो आप देखें वो लोग हैं जो बड़े शहरों में जैसे शंघाई वगैरह वहां पे रहते हैं, तो उनका जरा कल्चर अब मुख्तलिफ हो गया हुआ है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बाहर निकल जाएं और जो ज्यादा चाइना का जो हिस्सा है उसमें अभी भी वही सारी ट्रेडिशनलिज्म बहुत ज्यादा है। यानी आप देखें, जो बच्चे हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वालिदैन का ख्याल रखना है बुढ़ापे में, और वालिदैन भी उनकी इसी तरह ही परवरिश करते हैं कि ये हमारा जो सहारा है। इसी तरह आप देखें कि वहाँ पे बच्चे जो शहरों से बाहर हैं, जो इलाके जो बड़े शहरों से, वो पलते हैं ज्यादातर उनको उनके दादा दादी या नाना नानी पालते हैं, क्योंकि जो वालिदैन है जब वो आप समझे शंघाई कोई आ जाते हैं लोग और उनका अगर समझाने के लिए कहें डोमिसाइल शंघाई का नहीं है, तो उनके बच्चों को हुकूमत जो है वो हेल्थ और दीगर फैसिलिटीज नहीं देती, जैसे एजुकेशन वगैरह।
ठीक। तो फिर जिन लोगों ने मुलाजमत इख्तियार करनी होती है बड़े शहरों में, वो अपने बच्चों को अपने वालिदैन के पास छोड़ के आ जाते हैं उनको और दादियां उनकी पालती वही हैं। परवरिश करते हैं। तो वो वही जिस तरह खानदान का एक सेटअप है हमारे यहाँ कि वो फैमिली सिस्टम है पूरा, इसी तरह वो बच्चे जो है अमूमन अपने दादा दादी के बड़े करीब होते हैं और उनके ठीक है। साथ उनकी एक कुर्बत रहती है। सही। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए टेलीफोन के जरिए। यानी काफी मुमासलत है सर, खानदानी जो स्ट्रक्चर है, फैमिली स्ट्रक्चर है चाइना को और पाकिस्तान को। मेहमान नवाजी भी देखें, चाइना में तो जगह 60 कोर्सेज का खाना होता है। मैंने तो बड़ी तफसील से दौरा किया 1980-81 में जब गए 2 हफ्ते, उसके बाद भी जाना हुआ जमाली साहब के साथ और दूसरे वफूद के साथ। इतनी यानी आप मेहमान नवाजी इतनी कि 70 कोर्सेज में खाना आता है। खूबसूरत। अच्छा सर, ये ब्रेक का वक्त आन पहुंचा, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ मुर्तज़ा सोलंकी साहब के कुछ सवालात हैं वो भी शामिल कर लें और उनका जवाब भी दें। वो कहते हैं कि शामिल साहब ये भी बता दें कि किस कानून के तहत सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी पिछले 1 महीने से यमन पर बमबारी कर रहे हैं। ये वही कानून है जिसके तहत अमेरिका बहादुर जो है वो इराक में आया था। चलो ठीक है, मुख्तसर मगर जामे सोलंकी साहब आपके लिए। मिलते हैं नाज़रीन आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने एक बार फिर से हमें मैसेज किया है, लेकिन सही उससे पहले मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि शामी साहब ये कह रहे थे कि अगर यमन में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी, एक सेटअप था, उसको टॉपल किया कि उसके खिलाफ सऊदीया जा रहा है उनकी खबर लेने के लिए हौसियों की, तो मिस्र में भी तो हुकूमत थी इलेक्टेड मुर्सी साहब की, उनको क्यों गिराया गया? यानी कहना के मकसद ये था कि खुद ही अपने मिजाज पर या अपनी अदाओं पर गौर कीजिए। तो वो कह रहे हैं सोलंकी साहब कि जनाब वो तो जो यूएस जिस कानून के तहत आया था वो तो रूल ऑफ जंगल था, तो रूल ऑफ जंगल को तो हम नहीं सपोर्ट कर सकते चाहे सऊदीया करे या अमेरिका करे। शामी साहब देखिए, जो बात हमने कहनी थी वो कह दी ठीक है, अब उसमें हम मजीद हाशिया आराई नहीं करना ठीक है। ये डॉक्टर हुसैन पराचा साहब ने कहा है कि आपने दाद दी है और बहरहाल हमने उनसे दाद ले ली है। सऊदी अरब देखिए, रियासतों के ताल्लुकात हैं, वो अपने मुफादात के ताबे होते हैं और अपनी जरूरतों के ताबे होते हैं और उसकी अपनी एक तारीख होती है। ठीक। सऊदी अरब और पाकिस्तान, इनकी दोस्ती एक दूसरे के लिए इंतहाई अहमियत रखती है। ठीक। हम उस दोस्ती को निशाना नहीं बनाना चाहते, ना सऊदी अरब का दिल दुखाना चाहते हैं। हमने अपनी अर्ज का पेश करनी थी वो कर दी। अब मुसीबत की घड़ी में हम सऊदी अरब के साथ होंगे और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सऊदी अरब की तवक्कुआत पर जितना मुमकिन हो सकता वो पूरा उतरे। ये ज़ुहैर साहब ये कहते हैं मैं हांगकांग में रहता हूँ और मैं 5000 किलोमीटर इनसाइड चाइना ट्रैवल कर चुका हूँ और बिल्कुल ठीक कहा उस्मान शामी साहब ने, पाकिस्तानी को इम्पैक्ट जो है वहाँ पर बहुत अच्छा है और वो पाकिस्तानी से खासी मोहब्बत करते हैं। ज़ुहैर बड़ाई साहब हैं, ये कहते हैं जी स्पेन में भी 19% जो है कोल से बनती है और दुनिया के कई ममालिक में कोयले से ही बिजली बनाई जाती है। सर मुदस्सिर कासमी साहब फरमा रहे हैं जी कि हेल्थ और तालीम पर हुकूमत फोकस क्यों नहीं कर रही? बिल्कुल करना चाहिए, हम तो बार बार ये कहते रहते हैं और ये आपकी बात दुरुस्त है, हमें इससे इत्तफाक है। चले सर, अब बात करते हैं एक खास मजमून की। सर अगर आप मुझे इजाजत, क्योंकि वक्त की अब किल्लत पैदा हो रही है, आखिरी सेगमेंट में आन पहुंचे। अच्छा, ये जीएम सिकंदर साहब बात करना चाहते थे, उनका मैसेज आया है। चलें कोशिश कीजिएगा कि जीएम सिकंदर साहब को टेलीफोन हमारे लाइन पे ले लीजिए। पास अब कोई जरिया नहीं है कि वो उनका नंबर दे सके। ठीक है। सर एक तो ये हमारे बड़े शफीक दो सीनियर सहाफ़ी जनाब रऊफ क्लासरा साहब और कल आमिर मतीन साहब भी वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक आर्टिकल का हवाला दे रहे थे जो हुसैन हक्कानी साहब ने लिखा, साबिक सफ़ीर है अमेरिका में। तो वो उनको तो खदशा था कि आमिर मतीन साहब अगर इस पर तबसरा करेंगे तो उनकी दोस्ती जो है वो कहीं खराब ना हो जाए। सबसे पहले तो ये तय कर, अच्छा ये मैं करता हूँ अभी बात, ये 0322 844 5555 चलें जी, इनको ले लीजिए। ये नंबर है जीएम सिकंदर साहब का, अगर प्रोड्यूसर साहब मिला सके तो उनको ले लीजिएगा। अच्छा सर, आप तो मुझे ये बताएं ना आप कि क्या आपकी दोस्ती तो नहीं खराब होगी? देखिए, हुसैन हक्कानी साहब मेरे बहुत ही करीबी अजीज हैं। अच्छा। अपनी तालिब इल्मी के ज़माने से मेरा उनका एक नज़रियाती और सियासी और जज्बाती और ज़ाती ताल्लुक रहा है। नज़रियाती भी? हाँ जी। अच्छा। वो कराची यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से और उस वक्त वो हमारे हफ्तरोज़ा ज़िंदगी में कुछ लिखा भी करते थे, कभी कभी वहाँ से कराची से। तो ये ज़ाती ताल्लुक अपनी जगह है और उनके ऊपर जब ये मेमो केस बनाया गया था तो मैंने उस पर मुसलसल एहतजाज किया, मुझे ये पसंद नहीं आई थी बात। वो बहुत ज़हीन नौजवान है और उनकी जहानत को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था। बदकिस्मती से हमने उनकी जहानत जो है उसको ठुड्डा मारा। अब कहीं और इस्तेमाल हो रही है। अब वो जहां चाहे इस्तेमाल, अब वो हो चुके हैं, लगता मुझे
अब वो अमेरिकी शहरी हो चुके हैं। नहीं, वो कहते हैं वाई आर वी सेंडिंग हाँ, दिस, वी से मुराद उनकी क्या है? वी से मुराद ये है कि वो खुद अपने आप को अमेरिका के साथ रख के खड़े हुए हैं, यानी आप अब वो अमेरिका का हिस्सा समझते हैं। वैसे अगरचे वो ऐसा हिस्सा ऐसा ही है। आपको याद हो जब ये पाकिस्तान बन रहा था ना, क्या में पाकिस्तान से पहले, तो एक जुलूस निकल रहा था माल रोड पर, बड़ा एक मशहूर वाकया है। और कुछ हमारे यहाँ के जो खाकरोब थे ना, वो भी जुलूस देख रहे थे, वो क्रिश्चियंस थे। तो एक जो खातून खड़ी थी, उससे पूछा किसी ने, क्या क्या मसला क्या है, ये क्यों जुलूस निकाल रहे हैं? उसने कहा कोई मसला नहीं है, ये आजादी मांग रहे ने ते आपा धंधे नहीं है। अब वो क्रिश्चियन खाकरोब जो थी, वो जनाब अपने आप को बरतानिया उज़्मा के साथ खड़ा कर चुकी थी। तो इसी तरह हुसैन हक्कानी साहब भी वी बन गए जनाब अमेरिका के साथ। तो ये जो उन्होंने मजमून लिखा है इंतहाई अफसोसनाक है। और उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू की है, तारीखी तौर पर यह गलत है, वाकयाती तौर पर गलत है, और किसी पाकिस्तानी को यह जेब नहीं देता कि इस तरह का लहजा इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान को ये जो हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे, ये जो मिसाइल मिल जाएंगे, ये इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, ये बलूचिस्तान में इस्तेमाल होंगे, दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल और होंगे। अगर ये ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब जो है उसको उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। अगर वो चंद साल पहले जब वो सफीर थे इस तरह की बात करते तो शायद बात सुन लेते। अब तो हमारी फौज सारा तेली पर रखकर ज़र्ब-ए-अज़्ब का आगाज कर चुकी है। ये भी कह रहे हैं कि आप अमेरिका क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान पे, उसी पाकिस्तान पे जिसको उसामा बिन लादेन के किस्से में हमने एतमाद में नहीं दिया था। हम भाई बात यह है उस वक्त, क्योंकि आपने उस वक्त अमेरिका को और बात कह रहे थे, आप आज और बात कह रहे हैं। तो हुसैन हक्कानी साहब, आप जितने भी अमेरिका के शहरी बन जाए, पाकिस्तान का जो नमक आपने खाया है उसके साथ ये सलूक ना करें कि आपके बारे में वो मुहावरा जो होता है वो इस्तेमाल किया जाए, जो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। बेहतर है ना ही करें, ठीक है। मगर दिल करता है, दिल चाहता है कि कर दिया कुछ जाए। तो पास रखें पाकिस्तानी देखिए नमक। पाकिस्तान आखिर ये सारी जो है, और कोई नतीजा इसका नहीं निकलेगा। पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से अपना काम करता रहेगा, और पाकिस्तान जो है को मोहताज नहीं है हुसैन हक्कानी साहब की किसी तहरीर का, किसी तजवीज़ का। ये तो उनको पाकिस्तान के माथे पे वो सही मल रहे हैं जो उनके चेहरे पे अपने पे मली जाएगी। खुदा के लिए कुछ खौफ करें, ठीक है, और अपना ही ख्याल कर ले, कुछ हमारा नहीं। तो ठीक है, प्रोग्राम खत्म हो रहा है, लेकिन ये कॉलर है हमारे साथ, एक मारिया नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मारिया जी, कहिएगा क्या मामला है आपका? सलाम जी, मैं मारिया बात कर रही हूँ। मैं ना गवर्नमेंट एमए कॉलेज में सीटी आई हूँ। सर मेरा मसला ये है कि पिछले 7 माह से ना मुझे पे नहीं मिली। मैं सेक्रेटेरिएट के चक्कर लगा आप क्या कर रही हैं वहाँ? मैं सीटी आई हूँ, कॉलेज टीचिंग इंटर्नी। अच्छा, सीटी आई, हम पढ़ाते हैं, टीचर है वहाँ पे। कितनी तनख्वाह? आपको तनख्वाह नहीं मिल रही? 7 महीने हो गया सर, तनख्वाह नहीं मिली। ये जो पंजाब के सेक्रेटरी हैं एजुकेशन, हायर एजुकेशन के, ये तो बड़े भले आदमी हैं, कुछ तवज्जो करें इस तरफ। ये वजीर तालीम जो है, वो कौन है वजीर तालीम? हमारे मशहूर साहब के पास, राना मशहूद साहब को खुदा खौफी करें, कोई काम भी लोगों के कर दिया करें। पता नहीं किन कामों पे पड़े होते हैं ये लोग। देखिए जी, अगले कॉलर है तो मिलाइएगा। दूसरा, हाँ जी, दूसरा ये है कि NA-246 4 घंटे रह गए इंतखाबी मुहिम खत्म होने में, कांटेदार जोड़ है। बस कांटेदार जोड़ है। कांटे देखिए किसके हिस्से में आते हैं, कांटे ज्यादा हैं। जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, MQM। अब देखिए नतीजा जो भी निकले, बहरहाल ये जो अभी तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी है, अब देखिए इनमें से वोट ज्यादा कौन लेता है, और फिर ये कि मार्जिन कितना होता है जीतने वाले का और हारने वाले का। बस इतना ही काफी है। इसका फायदा क्या होगा दोनों उम्मीदवारों को खड़ा करके, दोनों को इलेक्शन करने? क्या बल्दियाती इंतखाब जो KPK में होगा उसके लिए कुछ मनसूबा साजी करनी है इस इंतखाब की वजह से? नहीं, वो तो उससे तो मनसूबा भी मुतासर होगी ना, क्योंकि जमात इस्लामी के और PTI के दरमियान जो फासला पैदा हुआ है उसके नतीजे में उनका जो वसी तर मफाहमत है वो मुतासर हो सकती है। मुनासिब होता उनके दरमियान मफाहमत हो जाती, नहीं हुई तो अब दोनों उसका अपना नतीजा देख लेंगे। ठीक है नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह।